ये डिटरमाइन करेगा कि आपके पास बेस्ट तरीकाकार क्या हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से ये जो अपना क्लासिफिकेशन की बाउंड्री है, ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर दो। इसको लेफ्ट साइड पे मूव करने से क्या होगा, काफ़ी सारी सैल्मन होगी जिसको आप कह दोगे सी बैस है। अब सैल्मन महंगी होती है, सी बैस सस्ती होती है, राइट। आपने कह दिया जी काफ़ी सारी सैल्मन को कि वो सी बैस है, लेकिन आप सी बैस को सही तरीके से जो है ना वो कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। नुकसान क्या होगा आपको, कंपनी को। कंपनी ने काफ़ी सारी सैल्मन जो थी ये वाली, उसको सी बैस के रेट पे सेल कर दिया। अगर आप इसको दूसरी तरफ मूव करो राइट साइड पे, और सैल्मन को सही तरीके से जो है ना आप इसको क्लासीफाई कर दो इस पॉइंट पे, उससे क्या होगा कि कुछ सी बैस होगी जिसको आप कहोगे कि सैल्मन है, तो कस्टमर आपके तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन आपकी कंपनी बड़ी खुश होगी क्योंकि पैसे बनाना शुरू कर दोगे। तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपने अपने कस्टमर को खुश करना है या अपने कंपनी ने पैसे भी बनाने हैं? दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये क्लासिफिकेशन की लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना रिजॉल्व करती है। रिजॉल्व तो खैर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ये डिसीजन आपने लेना है। जो भी आपकी कंपनी के वो हैं डिटरमाइन करते हो, आपके उसके रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी कंपनी करना चाहती है, उसकी बेसिस के ऊपर आप ये देख सकते हो कि ये वाली पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की लाइन कहाँ पे होगी। ठीक है जी। अगर हम इसको एक और तरीकों से देखें, बजाय इसके कि हम अलग अलग देखें लेंथ को लाइटनेस को, दोनों को मिला लेते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला लें फीचर्स को के, और यहाँ पे फीचर्स हमने दो मिलाए हैं, विड्थ को और लाइटनेस को, कि जो भी हमारे पास फिश है उसकी विड्थ क्या है और उसको लाइटनेस उसकी क्या है, लाइट है नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये जो है ना हमारे पास सैल्मन है और यहाँ पे सी बैस है, इसके बीच पे कोई सेपरेशन की लाइन जो हमने पिछली वाली की थी ना वो यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेपरेशन की लाइन जो है ना वो आ सकती है, लेकिन एरर्स तो फिर भी हैं। देखो ना यहाँ पे जो है ना एरर्स हैं हमारे पास कि ये एक सी बैस है जो सैल्मन वाली साइड पे आ गई, सी बैस सैल्मन वाली साइड पे आ गई, सैल्मन है जो सी बैस वाली साइड पे आ गई, ये वाली। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने पास जो लाइन हमने बनानी है जो स्प्लिट करने के लिए, वो ओवरली कॉम्प्लेक्स बना दें इस तरह ढेर सारे कर्व्स के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करना है ना, ये तो एक बहुत सिंपल सा काम है। बहुत ही आराम से आप y = mx + c वाली इक्वेशन यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक लीनियर लाइन है, कोई मसला नहीं। ये जो है कर्व, इसका फॉर्मूला डिटरमाइन करना इज वेरी ट्रिकी, एंड वंस यू हैव डिटरमाइंड, इसके तो काफी बड़ा पॉलिनोमियल होगा जो कि ये बना रहा होगा कर्व। जब आपने ये काम कर दिया, उसके बाद आपने ओवरफिटिंग कर दी। ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि आपने अपने टेस्ट डेटा सेट के अंदर आपने सारा का सारा बता दिया कि भाई अच्छा मेरे यहाँ से बाउंड्री है ये वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर आपके पास अनसीन डेटा सेट के अंदर एक सैल्मन इस जगह पे पड़ी होती है, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लासिफाई इट। अगर आपके पास सी बैस इस जगह पे पड़ी होती है, यू विल नॉट बी एबल टू क्लासिफाई इट। तो आपने जो बाउंड्रीज थी वो आपने इतनी टाइट कर दी हैं अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ कि जैसे ही आपके पास अनसीन डाटा आएगा जिसका सिर्फ फॉर्मेट सेम है, जिसकी लोकेशन तो बिल्कुल सेम नहीं होने वाली, आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकोगे और उसमें एरर ज़्यादा हो जाएंगे। ये है हमारे पास ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कि जिसके अंदर हम अपने ट्रेनिंग डाटा के साथ इतना ज़्यादा फिट कर देते हैं अपने मॉडल को कि उसके बाद रियल वर्ल्ड से जो डाटा आता है उसके ऊपर रिजल्ट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा ही इसको जो है ना वो जनरलाइजेशन इसकी बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है, बहुत स्पेसिफिक बना दिया इसको टू दिस डाटा सेट। एक और डाटा सेट आएगा उसके साथ तो ये चल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास ओवरफिटिंग। एक ऑप्टिमल मोड भी है, ना सीधी लाइन ना ड्रॉ करें, छोटा सा एक कर्व ड्रॉ कर लें। ये जो पर्टिकुलर कर्व है ना, ये आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी दे रहा है। इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जो है ना वो है मिस क्लासिफिकेशन। कोर्स ये अब सिंपल y = mx + c के जरिए नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है विच लुक्स लाइक सिंपल क्वाड्रेटिक वन, तो इसके जरिए आप ये कर सकते हो कि बड़े आराम से क्लासिफाई कर सकते। जो क्लासिफिकेशन के हमारे पास काम है, ठीक है, उसमें मतलब क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग वाले काम, उसमें बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक तो हमारा डाटा क्या है
दूसरा वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जब हम अपने एल्गोरिदम को फिट कर लेंगे, ठीक है, तो इट विल बी करेक्ट। ये अजम्पशंस जो है ना, जब आप टाइम और स्पेस में आप लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को भी देखना है कि जब आप इसको ले लेते हो ना अजम्पशन कि अच्छा अगर स्प्लिट जो है ना वो बस इतना होना चाहिए कि जनरली स्पीकिंग वो चीज़ों को अलग अलग कर रहा हो, या क्लस्टर्स इस तरह के बने हो कि जनरली स्पीकिंग वो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हो, तो वहाँ पे कंप्यूटेशन कम है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के आपके क्लस्टर्स बनते जाएंगे, आपके ये जो प्लेन्स हैं जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे, हाइपर प्लेन्स वगैरह, उतना ज़्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो हमने रिसोर्सेज का भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारे जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसको इतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए हो कि वो फिर रियल वर्ल्ड में चल ना सके। ये क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद आ जाती है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन के केस में हम बेसिकली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं अपने पास फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर इवेंट को। रिग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये रिग्रेशन की इक्वेशन है, जिसके अंदर जो है ना हम वेट्स लगाते हैं और डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के ऊपर हम चेक करते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि हमें एक ऐसा कर्व मिल जाए जो कि इनमें से ज़्यादातर डाटा पॉइंट्स को एटलीस्ट पास कर रहा हो या उनके साथ कनेक्टेड हो। फ़ायदा ये होगा कि फिर बाद में अगर हमसे को कोई ये पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि जब टाइम जो है ना, अभी तो इस वक्त टाइम 0 है, फिर 1 है, सो ऑन सो फोर्थ, अगर 10 दिन के बाद क्या होगा, तो हम इसी कर्व को एक्सटेंड करके बता सकते हैं कि क्या डाटा पॉइंट लाइक, कहाँ पे डाटा पॉइंट लाइक कर सकते हैं। ये आइडिया है हमारे पास रिग्रेशन का। ट्रेंड एनालिसिस और फोरकास्टिंग वो रिग्रेशन के थ्रू ही होती है। यस, एट इट्स बेस रिग्रेशन यूज होती है। अगर टाइम सीरीज डेटा में ट्रेंड एनालिसिस करना हो या फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी हो तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच रिग्रेशन है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए तो नहीं, लेकिन फोरकास्टिंग के लिए यस। टाइम सीरीज डेटा फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज डेटा फोरकास्टिंग के लिए यस रिग्रेशन, रियल टाइम, तो वो रिग्रेशन बेस्ट रिग्रेशन हो सकती है, यस बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस जहाँ तक काम है उसके अंदर कोई सच वो है नहीं, लर्निंग तो नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स का एक एरर फंक्शन होता है। ये एरर फंक्शन हमें बेसिकली ये बताता है कि एक एक्चुअल पॉइंट हमारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उससे कितना दूर है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला है जो कि यही बताएगा कि अच्छा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जर्व किया है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको जिस पॉइंट पे होना, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। जब उसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब है कि हमारा कर्व गलत है, फिर हमें अपना कर्व इंप्रूव करना है, ठीक है, समहाउ और दी अदर। और हम ये चाहते ही हैं कि हम समहाउ और दी अदर इसको कम से कम रखें ताकि जो एरर है हमारे पास वो कम से कम हो, ठीक है। जो इसके लिए हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है ना, एक कर्व हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और वो पॉलिनोमियल कर्व आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ कोर्स हमें काफ़ी सारे, अभी तो शुरू में तो हमें नहीं पता होता कि इसकी डिग्री क्या होगी, कितने डिग्री वाला हमें जो है ना पॉलिनोमियल पिक करना है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करते जाते हैं ओवर वेरियस आइट्रेशंस ताकि हम एक ऑप्टिमल जो फिट है डाटा के ऊपर वो अचीव कर सकें। इस पर्टिकुलर फार्मूला के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल कोफिशिएंट जो है वो ये है, डिग्री है, बाकी हमारे पास कि हमने किस लेवल तक जाना है, इसके अंदर 9 लेवल, 7, 5, 4 whatever लेवल तक हमने जाना है। और इसके अलावा जो है ना फिर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि हमने कितने पॉइंट्स रिग्रेस करने हैं, ठीक है, कितने पॉइंट्स को हमने बेसिकली कर्व पे प्लॉट करना है और उसके बाद फिर उसको हम आगे लेके जाते हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, मोस्टली तो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना जिनको मैं सॉल्व करना पड़ता तो है। ये इसमें जो ये बेसिकली रिप्रेजेंट फार्मूला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ही कर रहा है। ये वाला यस, ये तो ये रेक्टेंगुलर ही होगी हमेशा। ये जो सेकंड जो पैरामीटर होगा वो हमेशा मैट्रिक्स का इस तरह से होगा। वो रीजन है कि इस तरह से दिखाया है और वो स्क्वायर दिखाया है। कौन सा वाला? लेफ्ट, ये पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है। जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ना, हमारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ax² प्लस by या bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके अंदर जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, a b c, और उसके अंदर पॉलिनोमियल्स क्या आ रहे हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास वो x² से उस तरह से आ रहे हैं, x² या x से। तो वो जो पॉलिनोमियल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ये कोएफिशिएंट है, सही सही यहाँ पे वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अगेंस्ट। अच्छा, इसको फिट करने के लिए हमारे पास एक क्रेमर्स रूल होता है, ठीक है।
जिसके अंदर अगेन हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है ना हम रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं काफ़ी सारे जिनको यूटिलाइज किया जाता है ताकि उसके ज़रिए हम पर्टिकुलर जो है ना वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर सकें। अगेन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करने हैं उसके लिए हम अपनी पर्टिकुलर जो भी आप कह सकते हो मैट्रिक्स है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपनी आउटपुट और इनपुट के हिसाब से, दोनों को कंबाइन करके। लेकिन इन सिंपल टर्म्स हम इसको अगर इस तरह से देखना हो कि अगर ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम जीरोथ ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हो, तो जीरोथ ऑर्डर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे m इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके अंदर m की वैल्यू 1 है। अब जो लाइन फिट हो रही है वो ये वाली लाइन फिट हो रही है, ठीक हो गया। जब हम थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल पे जाते हैं तो अब आप देख रहे हो कि ज़्यादा बेहतर फिट आना शुरू हो गया। m इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर नहीं है कोई, मतलब वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड ना। हाँ सेकंड ऑर्डर होगा लेकिन फिर ऑफ कोर्स सीक्वेंशियली मूव करते रहते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो सकते ना। और लेकिन रुकते नाइन्थ पे तब हमने जाना है। और रुकते तब है जब हमने वो लगाना हो, नहीं डिसीजन बाउंड्री पे रुकेंगे क्योंकि नाइन्थ के ऊपर हम आगे ना, नाइन्थ के ऊपर ये पॉलिनोमियल बन रहा है, नाइन्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है ना वो ये फिट बना रहा है, ये हम नहीं चाहते। करीब करीब होना चाहिए, कहीं पे हमने रुकना है, ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि वहां तक पहुंच जाए जहां पे जनरली स्पीकिंग जो है ना काम होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो m = 3 पे m = 4 पे हो सकता है बेहतर हो, राइट। सो इट कुड बी दैट, बट हम इस पॉइंट पे नहीं जाना चाहते कि जहाँ पे ओवरफिटिंग हो जाएगी हमारे पास। अगेन यहाँ पे ये जनरलाइज सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है हमारे पास और हम इसको रिजॉल्व करने के लिए बेटर के जो ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो कम यूज़ करते हैं। लेकिन कौन सा कम यूज़ करना है वो ऑफ कोर्स आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है और कि कितनी कंप्यूटेशंस करनी है, क्योंकि नाइन्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल को रिजॉल्व करना भी कोई आसान बात नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशनली इंटेंसिव काम है। तो यू वांट टू मेक श्योर कि एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अच्छा, यानी कि कीप ऑन गोइंग अंटिल वी आर नॉट जनरलाइजिंग एंड वी आर नॉट ओवरफिटिंग। यस, बट आइडेंटिफाइंग कि आप कब ओवरफिट कर गए हो इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओवरफिटिंग मींस जनरलाइजेशन नहीं, Opposite है, जनरलाइजेशन खत्म हो गई है, बहुत स्पेसिफिक कर दिया, बहुत ट्रेनिंग specific डेटा कर दिया। स्पेसिफिक हो गया, जनरलाइज यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, हमने जनरलाइज करना है, यस, एक जनरल Generalize सोल्यूशन। यस, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो चैलेंजेस वगैरह आते हैं मशीन लर्निंग में, उसमें अगेन ओवरफिटिंग है। ओवरफिटिंग विच एसेंशियली व्हाट इट मींस इज कि हम ट्रेनिंग डाटा के ऊपर इतना ज़्यादा फिट कर दें कि जो भी हमारा टेस्ट डाटा है उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई कर ही ना सके चीज़ें। ये हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा होता है टिपिकली आपने उसको स्प्लिट किया होता है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इवन तो इनके फॉर्मेट सेम है लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पास इतना जनरलाइज हुआ सोल्यूशन के एटलीस्ट टेस्ट के कुछ इंस्टेंसेस पिक हो रहे हैं। अगर आपने बहुत स्पेसिफिक कर दिया तो फिर आपका एरर जो है ना रूट मीन स्क्वायर एरर जो है, ये रूट मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर एरर जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम वो नहीं बढ़ाना चाहते। तरीक़ाकार इसके अंदर भी कुछ तरीके हैं ओवरफिटिंग के लिए। उसमें एक तो ये है कि आप अपना जो ट्रेनिंग का सेट साइज है, ठीक है, उसको आप जो है ना वो चेंज करते रहो। ट्रेनिंग का सेट साइज चेंज करने का मतलब ये है कि आप जो है ना बस इतना सारा डाटा लो, बहुत ज़्यादा डाटा ना लो, इतना डाटा लो जो कि जर्नली आपको एक सोल्यूशन बना के दे, ठीक है। तो जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर से उतना रिकॉर्ड आप पिक करो जो कि विद सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी, तो ताकि उसके सारे कॉम्प्लेक्स नेचर जो है ना आपके डाटा की कैप्चर हो रही हो। इतनी करो जो कि आपको एक जनरलाइज सोल्यूशन दे दे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है ना बहुत बड़ा एच कर लो तो उसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्सिटी तो सारी की सारी कैप्चर कर ली है लेकिन सोल्यूशन जनरली ना स्पेसिफिक हो गया। और अगर आपने बहुत छोटा एच कर लिया है तो उसके अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कैच कर सकोगे, ठीक है। तो फिर आप अगेन ओवरली जनरल सोल्यूशन जो है ना वो बना दोगे। ओवरली जनरल सोल्यूशन भी हम अंडरफिट भी नहीं करना चाहते, ऐसा भी नहीं करना चाहते कि बस जो भी है उसके ऊपर हमने एक डिसीजन बस ले लिया और बात खत्म कर दी। अब जो 9th ऑर्डर पॉलिनोमियल है जो ये 15 सैंपल्स के ऊपर कर रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे जब 15 सैंपल्स होते हैं हमारे पास तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग हुई है। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल्स बढ़ जाएं 100 हो तो वही 9th ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है अब किस किस्म की फिटिंग कर रहा है,
तो ये जो डेटा साइज है ना, इट मैटर्स अ लॉट, कि अगर आपके पास डेटा साइज जो आपने ट्रेनिंग के लिए, जो आप उसके लिए इसको फिट करने के लिए यूज़ किया हुआ है, वो बहुत थोड़ा सा होगा, तो ऑफ कोर्स बहुत स्पेसिफिक किस्म की जो है ना आपके पास रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे, बहुत स्पेसिफिक किस्म का कर्व बनेगा। लेकिन अगर डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इसकी जो आप कह सकते हो ये थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा। तो डेटा पॉइंट्स की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि आपने कितने डेटा पॉइंट्स करने हैं। यू वांट टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज, बट यू आल्सो वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास सम और द अदर एक समवट जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हो, ना अंडरफिट हो ना ओवरफिट हो। जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है वो भी रिग्रेशन के थ्रू ही हो रहा होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम सबसे कॉमन एग्जांपल है यूट्यूब की रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि हर बंदा हर तबका फिगर यूज़ करता है। तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो रही होगी, नॉन अनसुपरवाइज हो रही होगी, रिग्रेशन हो रही होगी। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो डिफरेंट तरीके से वो करते हैं। उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है, जैसे टाइम सीरीज डेटा की फोरकास्टिंग थी, वो रिग्रेशन बेस्ट अप्रोच है। तो कह सकते हैं हाँ, लेकिन सुपरवाइज मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि वो सुनते थे पहले कि उन्होंने बकायदा टीम्स हायर की हुई थी जो शुरू में वीडियोस को लेबल्स करते थे, टेक्सचुअल लेबल्स करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी ट्रेनिंग की। तो वही वो तो पहले जो लेबल डेटा आ जाता है वो हमारे पास सुपरवाइज डेटा। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए हमें एक चीज़ और जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम रेगुलराइजेशन करें। रेगुलराइजेशन का मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो बहुत लार्ज कोफिशिएंट वैल्यूज़ है ना उनको पेनलाइज करें। उसको पेनलाइज करने के लिए जो हमारा एरर की टर्म है, ठीक है, जो हम लोग पहले देख रहे सम ऑफ स्क्वायर एरर्स वाला जो टर्म है, उसके अंदर एक और कोफिशिएंट हम इंक्लूड करवा देते हैं। इस कोफिशिएंट को इंक्लूड करने का फ़ायदा ये है कि जब हमारे पास कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ऑलरेडी इसकी वजह से हमारी एरर वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की हम वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हम इसी को देखें कि जब लेमडा की वैल्यू, जब लॉग नेचुरल लॉग ऑफ लेमडा की वैल्यू -18 हो, तो फिर हमारे पास रिग्रेशन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक वही हुई है, जो फिटिंग है वो इम्प्रूव हो चुकी है। अब हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास कौन से ऑर्डर का जो है ना वो है पॉलिनोमियल है, लेकिन व्हाट वी हैव डन इज कि रेगुलराइजेशन के जरिए हमने जो इसकी ओवर फिटिंग थी उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया। ठीक है, ये अंडरफिट भी नहीं हुआ हुआ, ओवरफिट भी नहीं हुआ हुआ, दिस इज मच बेटर। इसके अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ बेस्ड अपॉन कि हमारे पास क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या हमारे पास कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हमने रेगुलराइजेशन की है। ये जो लास्ट स्लाइड में बात लिखी है पैनलाइज लार्ज कोफिशिएंट वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ओवरफिटिंग हो जाएगी, उससे लार्ज कोफिशिएंट वैल्यू से ओवरफिटिंग हो जाएगी। तो हम बहुत जो लार्ज वैल्यूज है ना उनको हम नहीं यूज करना चाहते। ये अगर आप देखें ना इसके अंदर क्या है ना ओवरफिटिंग ना ये एरर है ना, ये हमारा एरर वाला है कि हमने देखना है कि हम जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल वो है वो कहाँ कितना डिफरेंट है, राइट। तो जब हम इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर, एक और को ऐड कर देते हैं ना, उससे ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं ना, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है एरर के ऊपर। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये एरर बढ़ जाएगा, और एरर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका कोफिशिएंट गलत हो जाएगा। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, सम ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो दोनों को बेसिकली ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ओवरफिटिंग हो गई या नहीं हुई, वो ये फंक्शन कर रहा है, सम ऑफ ये जो एरर फंक्शन है ये बेसिकली इट कैन हेल्प, यस इट कैन हेल्प। और इसके अंदर जब हम ये एडिशनल ऐड कर देते हैं फैक्टर ये वाला, तो दैट वुड हेल्प टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग। इसीलिए इसके ऊपर वो एक साइन आ गया है अब एरर के ऊपर। हाँ, वो ये फार्मूला थोड़ा सा वो बस एडिशनल हुआ, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स ये रेगुलराइजेशन जो है ये हेल्प करती है, ठीक है, कि आप ओवरफिटिंग को रिड्यूस करें। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एक वो कोफिशिएंट एक कांस्टेंट आ रहा है लेमडा, हमने लेमडा भी चूज करना है। अभी हमें पता नहीं है कि लेमडा क्या है। ये लेमडा चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि समहाउ और दी अदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट सेट है उसके अंदर से एरर कम हो जाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अभी हमने इसके ऊपर टेस्ट सेट तो कोई उठाया ही नहीं है, हम तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करते हुए हमने वो देखना है ना कि हमारा कर्व कहाँ है। हमारे पास तो टेस्ट सेट कोई भी नहीं है। जब तक टेस्ट सेट नहीं होगा तो हम वो जो एरर वाली बात थी कि जो हमने प्रेडिक्ट किया पॉइंट और जो एक्चुअल पॉइंट है उसके बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है ना, वो तो हम निकाल नहीं सकते। हम तो सिर्फ फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें
यूज करते हैं सिस्टम विच इज नोन एज क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है कि ट्रेनिंग के अंदर से कुछ पोर्शन को, जैसे ट्रेन का सेट है ना, उसके अंदर से कुछ पोर्शन को हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा वैलिडेशन का सेट है, इवन दो हमें पता है कि उसके फिलहाल लेबल्स क्या हैं, लेकिन उसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। अब इसी जगह पे फॉल्स डेटा और फेक न्यूज़ टाइप चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं। वन ऑफ द वेज इज वन ऑफ द वे, क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है और टेस्ट डेटा हमारे पास है कि ये हाँ। नहीं ये चाहिए, हाँ तो उधर पता लगेगा कि अगर ये आ रहा है तो ये फॉल्स डेटा है। एग्जैक्टली। इसमें हम ये करते हैं कि अपने पास एक पर्टिकुलर सेक्शन को या एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा को वैलिडेशन सेट बना देते हैं, और फिर बाकी के डाटा को, सो फॉर एग्जांपल अगर आप 20% जो डाटा है उसको वैलिडेशन सेट बना दो, 80% के ऊपर ट्रेन करो, और जो 20% वैलिडेशन वाला था उसके ऊपर आप ये सम ऑफ स्क्वायर्स वाला एरर चेक करके आप देखो कि क्या आपकी फिट सही है, ठीक है। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन के अंदर एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने कितने फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करनी है। अगर तो आपसे वन टाइम कर रहे हो, ठीक है, वन फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने पहले रन के अंदर आपने सिंपली ये किया कि 20% डाटा या जो तक परसेंट डाटा था उसको टेस्ट बनाया, बाकी को ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद टेस्ट किया, वैलिडेट किया, डन। लेकिन हम वन फोल्ड करना नहीं चाहते, हम टिपिकली इससे ज़्यादा चाहते हैं। अगर आपने 5 फोल्ड करना है, इसका मतलब है आपके स्प्लिट हमेशा होंगे 20 और 80 के। अगर आप 10 फोल्ड करते हो तो आपके स्प्लिट होंगे 10 और 90 के। और उसमें होता ही है कि सबसे पहले जो पहली आइट्रेशन है उसमें पहले एक डेटा सेट का जो पहला फॉर एग्जांपल 20% पोर्शन है वो बन जाएगा वैलिडेशन, बाकी सारा का सारा बन जाएगा ट्रेनिंग। सेकंड आइट्रेशन के अंदर सेकंड पोर्शन बन जाएगा वैलिडेशन, बाकी नेक्स्ट तीसरा और पहला वाला बन जाएगा ट्रेनिंग। फिर नेक्स्ट इसी तरह से एक और पोर्शन, फिर एक और पोर्शन और एक और पोर्शन। इस फोल्ड की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो मल्टीपल आइट्रेशंस चलती हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, लैम्डा मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर मॉडल से, ठीक है, उस फिट की। और उस फिट के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं उनके अंदर से जो बेस्ट लैम्डा है, या एवरेज करके आप रिजल्ट्स कर लो या जिस तरह से भी है, जो बेस्ट लैम्डा है वो आप चूज कर लेते हो। तो वहां से फायदा ये होता है कि जो बेस्ट लैम्डा जब आप चूज करते हो आपको बेस्ट फिट मिल जाता है, और बेस्ट फिट जो आपको मिला हुआ है उसको फिर आप टेस्ट पे लेके जाते हो। इससे क्या फायदा होगा कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं उनको भी कैप्चर कर लोगे, ठीक है, और जनरलाइजेशन जो है ना कुछ हद तक अचीव हो जाएगी। स्पेसिफिक नहीं होने वाला क्योंकि आप छोटे छोटे सेक्शंस के ऊपर बार बार टेस्ट कर रहे हो और सबसे बेस्ट वाला जो फिट है उसको पिक कर रहे हो। हाँ, इसकी थोड़ी सी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती है, सही है, क्योंकि आपने मल्टीपल फोल्ड्स में करना है, बार बार करना है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा बेहतर जो है ना वो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो जो आपने 80-20 वाली एग्जांपल दी थी उसमें ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्टिंग सेट, नहीं 80-20 ये जो क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन या क्रॉस वैलिडेशन में होता है ना, इसके अंदर की बात है। तो अगर मैंने 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करनी है ना, तो इसका मतलब है कि मेरा एटलीस्ट 5 आइट्रेशंस चलनी है, और 5 आइट्रेशंस के अंदर इसका मतलब है कि 20 और 80 का स्प्लिट होगा हर आइट्रेशन में, हर आइट्रेशन में 20-80 का स्प्लिट होगा। अभी तक इस पॉइंट पे ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी, नहीं, ये ट्रेनिंग ही हो रही है, अभी वैलिडेशन नहीं हो रही। ये ट्रेनिंग ही हो रही है, ट्रेनिंग के अंदर वैलिडेशन आ गई है, सही है, जो टेस्टिंग है वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ये ट्रेनिंग के अंदर हमने वैलिडेशन डाल दी है। सही है, सही है। ट्रेनिंग के दौरान ही हम वैलिडेट कर रहे हैं, बाद में उसके बाद टेस्ट होगा, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग से भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही हमने वैलिडेशन डाली ताकि ट्रेनिंग अपने आप को इंप्रूव कर सके, और जो उसने फंक्शन ढूंढना है ना कि कौन सा फंक्शन या कौन सा कर्व बेस्ट फिट है, वो ट्रेनिंग के दौरान सबसे ऑप्टिमल उसको निकल के आ जाए उसके पास। तो फिर हमारे पास आते हैं कुछ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसमें यस सर, लैम्डा की वैल्यू बेस्ट वैल्यू हम कह रहे हैं, तो वो तो एक कांस्टेंट है ना लैम्डा, तो हाँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी इटरेशन में बेस्ट वैल्यू कौन सी नहीं, ये वो फिजिक्स वाला कांस्टेंट नहीं है, ये वो वैल्यू नहीं है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये इट्स कांस्टेंट इज प्रोबब्ली नॉट अ राइट टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये बेसिकली वो वैल्यू है। कांस्टेंट नहीं था। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है जिसको हम डिटरमाइन करेंगे थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स। इट्स नॉट अ वैल्यू जो कि कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है ना, वो या फिर आप मैथमेटिकली निकाल रहे होगे या फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से निकाल रहे हो, तो वो जो हमने वैल्यू निकालनी है ना वो इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए निकालनी है। तो ये वो वाली बात होगी, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें लैम्डा की बेस्ट Basically, वैल्यू these are supposed values Supposed during an values. experiment. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स पे आ जाते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन जो है इसका काम ये है कि आप एक कॉन्टिन्यूस टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आपके
पास कुछ फीचर्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना फीचर्स हैं सच एज एज, आपका हाईएस्ट एजुकेशन का स्कोर क्या है, व्हाटएवर, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वगैरह हैं. और उनकी बेसिस के ऊपर आप एक कॉन्टिन्यूस टारगेट वेरिएबल सच एज स्कोर्स इन अ पर्टिकुलर क्विज, या आप ये देखना चाहते हो कि बेस्ड अपॉन आपके कुछ फीचर्स हैं कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपकी एज क्या है, आप कितने हेल्दी हो, और इसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन करना चाहते हो कि अच्छा आपका बीपी क्या होगा. तो जो बीपी आपने करना, बीपी तो खैर एक वो है, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू, राइट. तो ये वाली जो चीज़ है ना, प्रिडिक्ट करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं. लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक एजम्पशन लेती है कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन योर इनपुट फीचर्स एंड योर टारगेट वेरिएबल. सो दिस मीन्स कि जो हम फीचर्स उसको इनपुट दे रहे हैं उनके बीच में और जो टारगेट वेरिएबल है उसके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है. सो एज यू चेंज योर इनपुट वेरिएबल्स, it directly corresponds to your output variable and that would also change as well. लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो आपका टारगेट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस हो, ठीक है. इसको रिजॉल्व करने के लिए लीनियर रिग्रेशन को, या इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम एक लाइन यूज़ करते हैं विच इज़ y इक्वल टू mx प्लस b के ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं. y यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या कुड बी मल्टीपल वेरिएबल्स एज वेल. m लाइन की स्लोप है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है. वो वो वाला पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है और y जाके दोबारा आपके पास कनेक्ट करता है टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल हियर हमारे पास दो चीज़ें हैं, साइजेस और प्राइसेस, ठीक है. तो वी आर ट्राइंग टू सी दिस कुड बी सम साइज ऑफ सम लैंड, ठीक है, इन स्क्वायर फीट. तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि अच्छा अगर आपके पास 1400 स्क्वायर फीट एरिया हो तो उसकी प्राइस है अबाउट 220,000. 2400 हो उसकी प्राइस है अबाउट व्हाट 320,000. इसको प्लॉट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. अब ये लाइन हमारे पास कैसे आई, यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस b. इसका स्लोप m है, ठीक है. y इज गोइंग टू बी योर आउटपुट वेरिएबल्स, y is going to be your output variable which is your dependent variable, जो कि था हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ता जाता है आपकी प्राइस बढ़ती जाती है. तो y is going to be your dependent variable and x is going to be your independent variable. This line, ये जो लाइन आपने आइडेंटिफाई करनी है ना, ये लीनियर रिग्रेशन के जरिए. इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है मेथडोलॉजी लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लेकिन जहाँ लीनियर रिग्रेशन हमारे पास ये प्रिडिक्ट करने के लिए यूटिलाइज होता है कि इन अगर हम इसको एक और साइज दे दें यहाँ पे लेट्स से 3200 और वो हमें एक प्राइस प्रिडिक्ट करके बताए. लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है. अब थोड़ा सा नाम इसका वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंफ्यूजिंग सा, लेकिन ये यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए. मतलब आपने अगर क्लासीफाई करना है ना किसी चीज़ को 0 या 1, पास या फेल, ट्रू या फॉल्स, उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना ये देखता है कि जो भी आपके पास डाटा है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ अ पर्टिकुलर बाइनरी आउटकम. तो जो भी आपके पास डाटा है इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि समवन वुड पास और समवन वुड फेल, ठीक है. ये काम हम करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जरिए. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी हम जो है ना बेसिकली लाइंस ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है. थोड़ी सी मोर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस होती हैं, लेकिन इसका काम जो होता है ना वो ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर कर्व हमने बनाया हुआ है ये कर्व हमें बेसिकली बाइनरी आउटकम ला के दे दे कि कौन से लोग फेल होंगे कौन से लोग पास होंगे. तो ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कर्व है इस वक्त ये बता रहा है कि जिन लोगों के फॉर एग्जांपल जो और स्टडीड है ना वो इस पॉइंट पर लाई करते हैं ना दे आर गोइंग टू फेल, और जिन लोगों के इसके बाद ऊपर ऊपर लाई करते हैं दे आर गोइंग टू पास, ठीक है. इस तरह की चीज़ों के लिए हम या इसके करीब लाई करते हैं दे आर गोइंग टू फेल, इसके करीब लाई करते हैं दे आर गोइंग टू फॉल. ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जरिए हम करते हैं. इसके बाद फिर आते हैं हमारे पास नाइव बेस. जिस तरह से खैर प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह डिटरमाइन करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उस तरह से नॉट उस तरह से लेकिन बेसिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेसिस के ऊपर हम नाइव बेस को भी यूज़ कर सकते हैं. नाइव बेस जो है ये भी एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही है जो कि आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ जो आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या बाद में अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी. सो बेसिकली इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं
जो आपको थोड़ा सा जस्ट रिवाइजिंग इट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय पी, और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। 0 का मतलब है कि एक इवेंट नहीं होगा, और 1 का मतलब है कि इवेंट लाजमन होगा। 0.5 का मतलब है कि देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ चांस कि इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। 0.1 अगर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब है कि देयर इज 1 out of 10 चांस, ठीक है। अगर हम एक कॉइन टॉस करें, अगर हमारे पास एक कॉइन टॉस है और हमें ये पता है कि अच्छा कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो दिस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड। या अगर हमने ये चेक करना हो कि अच्छा हमारे पास क्या चांसेस हैं कि हेड हेड टेल और हेड आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगेन इस काम के लिए भी हम कुछ मैकेनिज्म्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने ये देखना हो कि आयत कॉइन फ्लिप जो है उसका रिजल्ट क्या होगा, हेड होगा या टेल होगी, राइट, इस तरह के कामों के लिए भी हम प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गोइंग टू बी पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि एक पर्टिकुलर इवेंट होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पी है, वो इवेंट नहीं होना उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 minus p, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो बेस थ्योरम जो है ये बेसिकली डील करता है, ये आइडेंटिफाई करना चाहता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए इसको चाहिए लाइक्लीहुड और प्रायर प्रोबेबिलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके अलावा लाइक्लीहुड क्या है कि x गिवन y। सो अगर आपका दो रैंडम वैल्यू हैं, दो रैंडम वेरिएबल हैं x और y, और आप ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y सच दैट x हैज हैपेंड, तो फिर उसको आप देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x such that y with probability of y and divided by probability of x। बेस थ्योरम अगेन जो सबसे सिंपलेस्ट बेस थ्योरम है, उसके अंदर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई चीज ऑब्जर्वेबल है या कोई ऑब्जर्वेबल नहीं है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। ए वी में ए वी को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, समथिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड गिवन सम ऑब्जर्वेशंस इज पी बी ए PA divided by PP। तो एक फॉर्मूला नाइफ बेस कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है ऑफ दिस एक्टिविटी C, ठीक है, एंड वी वांट टू डिटरमाइन कि हमारे पास P of C is 0.01 और प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन C, मतलब कि ये वाला पर्टिकुलर इवेंट होगा गिवन C is 0.9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 given C is 0.9 as well। तो इसका मतलब है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.01, इस इवेंट की गिवन दिस इवेंट इज 0.9, इस इवेंट की गिवन दिस इवेंट इज 0.9 as well। फिर सिमिलरली दिस इवेंट इफ दिस हैज नॉट अकर्ड, अगर C नहीं हुआ और T1 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और T2 हो जाए लेकिन C ना हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन T1 और T2? तो अगर आपको T1 और T2 गिवन हो, ये वाले दो इवेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर ये इवेंट्स हो गए हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि C हो गया या C होना है, ये वाला काम हम करते हैं नाइफ बेस के जरिए। अब नाइफ बेस के अंदर यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी हम क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज जो हमने करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन T1 एंड T2, इसके लिए हमने सबसे पहले बेस रूल अप्लाई किया which converts this particular expression into probability of T1 T2 given C, probability of C divided by probability of T1 and T2। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना वो लगता है प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल जो है वो बेसिकली हमें इसको कन्वर्ट करके दे देता है, कन्वर्ट हमें इस तरह से करके देता है probability of T2 given T1 and C and probability of T1 given C। ये एक जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट रूल है।